हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसका डे 14 है आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है अपलोड नहीं की गई थी क्लास, ठीक है। अब जो है आपको डेली मिल जाएगी क्लास। तो देखिए, भारत सरकार की हम प्रमुख रिपोर्ट्स को देख रहे हैं 2-3 दिनों से। अब लगभग ना मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स हमने कवर कर लिया है। तो आज हम देखेंगे ना वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स को, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, तो इसको जारी कौन करता है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो ना, कोई भी रिपोर्ट होती है उसको कोई ना कोई संगठन के द्वारा जारी ही किया जाता है। तो स्विस संगठन जो है IQ एयर, उसके द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगर इसको हम देखें तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 14 जो प्रदूषित शहर है वो इंडिया के हैं, ठीक है। कितने? तो 14। और सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान भी कितना है? तो 8वां है। एक तो 14 शहर है भारत के कितने विश्व में प्रदूषित शहरों में। और अगर रैंक की बात करो आप, ठीक है, तो रैंक में हम 8 नंबर पे हैं सबसे प्रदूषित शहरों में। विश्व का अगर सबसे प्रदूषित शहर देखोगे तो कौन है? तो लाहौर है, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? तो पाकिस्तान में। और भारत की सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर कौन? अगर हम भारत के रेफरेंस में देखें और यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पॉल्यूटेड जो है महानगरीय टाउन कौन सा है, तो वो है कोलकाता। और भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में दरभंगा जो है वो तीसरे नंबर पे है और पटना जो है वो छठे नंबर पे। मतलब हमारा बिहार भी देख लो आप, तो भारत में ना वो दरभंगा जो है वो 3rd नंबर पे है और पटना छठे नंबर पे है। तो इस तरीके से हमने देखा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को। अब हम देखते हैं टॉप करंट अफेयर्स को अपने। तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020 और 21, इसको जारी कौन करता है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जनरली इसको जारी करने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि जान पाना कि कहाँ पे विश्वविद्यालय की जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पे घनत्व ज़्यादा है विश्वविद्यालयों में। तो ये सब चीज़ जो है इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस सर्वेक्षण के माध्यम से देखा जाता है। तो आइए हम देखते हैं। तो विश्वविद्यालयों की जो सर्वाधिक संख्या है हमारी इंडिया में, वो राजस्थान में देखने को मिलती है 92। उच्चतम कॉलेज घनत्व वाला राज्य, अगर डेंसिटी के रिगार्डिंग आप देखोगे, डेंसिटी की रेफरेंस में देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है कॉलेज का वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। और कॉलेजों की संख्या के मामले में यूपी है। देखते हो ना, यूपी का पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। तो आप देख लो कॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत वहीं पे पड़ती है, इसलिए कॉलेजों की संख्या जो है वो कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है? तो यूपी में। देखिए यूपी में मैनेजमेंट वगैरह के कोर्स जो है, लॉ के, ये सब बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दूसरा न्यूज़ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ है इस बार, और इसका आयोजन 31 जनवरी से 11 फरवरी तक हुआ है। कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। अगर आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स को देखोगे तो इसमें सर्वाधिक मेडल कौन सा राज्य लेके आया है? आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेडल कौन लेके आया है? तो महाराष्ट्र लेके आया है गोल्ड मेडल, वो भी 56, ठीक है। देन है ऑपरेशन कनक। हमने खूब सारे ऑपरेशन पढ़े हैं, ठीक है। तो आज एक और ऑपरेशन देख रहे हैं हम, ऑपरेशन कनक देख रहे हैं। तो जो CBI है उसने ऑपरेशन कनक को भारतीय खाद्य निगम खरीद, भंडारण और वितरण में जो भ्रष्टाचार है उस पे चलाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ऑपरेशन कनक जो है वो किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? CBI के द्वारा। क्यों चलाया गया है? तो जो भी भारतीय खाद्य निगम खरीद, भंडारण और वितरण होता है, इसमें जो भी भ्रष्टाचार है ना, उससे रिगार्डिंग जो है ऑपरेशन कनक चलाया गया। देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु, ये जो है ना बजरंग सेतु, ये देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। ये कहाँ बनने जा रहा है? ऋषिकेश में। आप देखते हो ना हरिद्वार में जो झूला लगा हुआ है, लक्ष्मण झूला, उसके पास में ही ये बनने जा रहा है, जो कि देश का सबसे पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा, जिसका नाम क्या है? तो बजरंग सेतु है। ये भारत का तो पहला होगा, बट एशिया का दूसरा है ये। अब ये ओडेशा शहर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनेस्को जो है उसने दक्षिण यूक्रेन में एक बंदरगाह शहर है, उसका नाम क्या है? ओडेसा। उसको विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। क्यों नामित किया है? कि जो चल रहे युद्ध के बीच में शहर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से
यूनेस्को ने ओडेशा शहर को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। देन है ट्रेड+1 आई मीन T+1, ये क्या है? तो चाइना के बाद ना भारत शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में ट्रेड+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। तो पहला तो पता चल गया ना आपको कौन है T+1 लागू करने वाला, तो चाइना है। और सेकंड कौन है? तो इंडिया है। अब इससे होगा क्या? अब लेके आए हैं T+1 तो हमें समझना भी होगा ना कि है क्या ये। तो ये ना क्या है, परिचालन दक्षता जो होती है, तेजी से धन प्रेषण हो पाएगा, शेयर वितरण, शेयर बाजार के लिए आसानी होगी। तो जनरली पता है आपको क्या याद रखना है? इससे 2 पॉइंट याद रखना है कि विश्व में T+1 जो है वो भारत दूसरा ऐसा देश बन गया जिसके द्वारा लाया गया है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि T+1 का संबंध किस चीज़ से है, तो आप क्या बोलोगे? तो शेयर बाजार से है। उसके बाद है मतदाता दिवस 2023। ये हर एक साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो सेलिब्रेट किया गया ना वो 13वां मतदाता दिवस है, क्योंकि बीपीएससी पूछ लेते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ था। तो 13वां है तो आपको पता चल गया ना कब स्टार्ट हुआ होगा, तो 2010 में। इसकी थीम क्या थी? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर शेयर। ठीक है, बहुत अच्छा थीम है इस बार का कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर शेयर। उसके बाद है बाल कृष्ण विट्ठल दास जोशी। ठीक है, बीवी दोषी के नाम से भी जानते हैं। इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे और इन्हें ना 2022 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा स्वर्ण पदक जो है प्रदान किया गया था। किनको? तो बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी को। तो आपको इससे एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि ये थे कौन? तो एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनने जा रहा है? तो ये शिलोंग में बनने जा रहा है। अब क्या है ये? तो भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र जो है वो स्थापित करेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि भारत का पहला उत्कृष्टता गेमिंग जो है ऑनलाइन गेमिंग सेंटर कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तो शिलोंग में। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया जो कि 118 वर्ष के थे। ये फ्रांस के निवासी थे और इनका नाम क्या था? लुइसिल रैंडन। क्या नाम था? लुइसिल रैंडन नाम था इनका। 5वां व्यापार शिखर सम्मेलन 2023, ये कब आयोजित हुआ था? तो 6 मार्च 2023 को। ये 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन था। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? व्यापार शिखर सम्मेलन जो था 5वां, इसका जो आयोजन हुआ था इस बार वो मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। ठीक है, और इसको भारत की तरफ से संबोधित किसके द्वारा किया गया था? जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है ना, जिनका नाम राजीव चंद्रशेखर है, उन्होंने कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है वहाँ पे जो आयोजित हुआ था 5वां व्यापार शिखर सम्मेलन, उसको संबोधित किया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। इसका आयोजन 3 मार्च 2023 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो भोपाल में किया गया था। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति, जो माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके द्वारा भोपाल में 3 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन देखोगे तो कब से स्टार्ट हुआ था ये? तो 2012 में स्टार्ट हुआ था सांची विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। स्टार्ट भी कहाँ से हुआ था? तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। और इस बार भी इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन, ये क्या है? तो आप जानते हो ना G7 शिखर सम्मेलन, G7 में कौन देश सम्मिलित है? जो विकसित देश है वो शामिल होते हैं। और इस बार की जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है 49वां, वो कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है। भारत 9वीं बार जो है G7 आउटरीच सम्मेलन में भागीदारी कर चुका है। तो ये मिलाकर 9वीं बार हो गया है उसका। और जापान ने वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 19 मई से 21 मई तक G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक तो पूछ लेंगे वो कि कहाँ आयोजन हो रहा है 49वां G7 शिखर सम्मेलन? तो जापान में। अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो जापान ही कर रहा है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। और कब? तो 9 से 11 मई को। तो इस बार का 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। अब देखिए क्वाड शिखर सम्मेलन, याद रखना कि जापान में ना 2 शिखर सम्मेलन हुए हैं इस बार। एक तो आपका
49वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। दूसरा क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का भी आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो हिरोशिमा, जहाँ पे परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था 1945 में, वहीं पे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और 2024 में कौन करेगा इसका आयोजन, तो हमारा देश भारत करेगा। क्वाड के सदस्य कौन कौन है, तो जापान है, इंडिया है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था ये जो है क्वाड। उसके बाद है अभ्यास वरुण। अभ्यास वरुण क्या है, तो ये जो है ना इसका आयोजन 16 से 20 जनवरी को हुआ। कहाँ पे, तो जो पश्चिमी तट है हमारा, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे हुआ। किनके मध्य हुआ था, तो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था। तो ऑपरेशन वरुण किसके किसके मध्य होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच। दोनों देशों की जो नौसेना है, जो नेवल है, ठीक है, नेवी के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जो है ऑपरेशन वरुण, वो 1993 में स्टार्ट हुआ था। और एक और फैक्ट याद रखिएगा कि इस अभ्यास को वरुण नाम जो है वो 2001 में दिया गया। अब देखिए उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक जो है वो कब हुई है, उद्योग संघों पे, ठीक है। ये पहली राउंड टेबल संयुक्त बैठक है वो कहाँ हुई है, तो न्यू दिल्ली में हुई है। किसके किसके बीच हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। क्योंकि आपसे वो पूछ सकते हैं कि बताइए कि उद्योग संघों की जो पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हुई है वो किन दो देशों के मध्य हुई है, तो आपको पता होना चाहिए ना आंसर। तो क्या होगा आंसर इसका, तो भारत और न्यूजीलैंड। एक था अभ्यास, ठीक है, ये एक था नाम से कि एक था अभ्यास कब हुआ है, तो 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक एक लंबा ड्यूरेशन था। किनके मध्य, तो भारत और मालदीव के मध्य। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा ग्रीन बॉन्ड। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का एक है, नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहरी निकाय बन गया है। तो याद रखिएगा ग्रीन बॉन्ड को जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय है इंदौर। तो आप सोचोगे कि मैम फिर दूसरा, ये तो प्रथम कौन सा है, तो प्रथम जो है वो गाजियाबाद है। यूपी का गाजियाबाद नगर निगम जो है वो भारत का पहला नगर निगम है जिसने क्या किया है, तो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया था। कब, तो 2021 में, ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है। इंदौर क्या करेगा, इस बॉन्ड के जरिए निगम की 244 करोड़ रुपए जुटाने की स्कीम है कि 244 करोड़ रुपए जो है हम जुटाएंगे। नेक्स्ट है समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस। ये कब, तो 5 जून 2023 को। किसके द्वारा, तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग जो मंत्री हैं, ये मंत्री कौन है आप बताइए कमेंट करके, थोड़ा मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है, कि आप लोग को भी कैबिनेट के बारे में कितना ज़्यादा ये है, ठीक है। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है आपको कमेंट करके बताना है। इनके द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत, इसका नाम क्या है, MV एम्प्रेस, इसको चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत का नाम क्या है, तो MV एम्प्रेस है। और इसको कहाँ से कहाँ के लिए रवाना किया गया है, तो चेन्नई से श्रीलंका के लिए, ठीक है। तो आज के सेशन में हमारा इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। और आप देखिए अब आपका करंट अफेयर्स का जो है ना, क्या बोलते हैं, एक आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो रहा है और काफ़ी कंपाइल वे में आपकी तैयारी हो रही है। तो जैसे ही करंट अफेयर्स की तैयारी चल रही है, अगर वैसे आप और भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हो, हमारे पेड कोर्स में इनरोल हो सकते हो। काफ़ी कम फीस में जो है आप इससे इनरोल हो सकते हो और इससे आपको कंपाइल वे में आपकी सब्जेक्ट की तो तैयारी होगी ही, साथ में क्या होगा कि आपका डेली इवैल्यूएशन होगा टेस्ट के माध्यम से, क्योंकि आप डेली टेस्ट देते हो, हमारे पेड ग्रुप में डेली टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। अभी साइंस की टेस्ट चल रही है जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे BPSC के PT में। और सैटरडे संडे आपसे पर्सनली कॉल करके आपसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी से आपकी तैयारी हो सकती है, ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप जो है इससे जुड़ सकते हैं। ये टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आप पूरा अच्छे से इवैल्यूएशन कर लो, ठीक है। तब अगर आपको लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगे आपको सेशन, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।